नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, और ये भी कि क्या आतंकवाद पर दुनिया के सभी देश और सभी लोग एक सुर में बात नहीं करते और अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। और इसके बाद आज की खास चर्चा जो होने वाली है वो ये कि क्या विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बदले दौर में बदले सियासत को लेकर के अलग अलग नायकों की तलाश कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, और इस चक्कर में अपने जो उनके स्थापित नायक हैं पार्टियों के, उनको भी भूल जा रहे हैं और अपना जाति कार्ड के तहत अलग अलग नायकों की तलाश कर रहे हैं। इस पर आज खास चर्चा होगी। और इसके बाद हम बात करेंगे कि टीएमसी सांसद पर एक गंभीर आरोप लगा है, महुआ मोइत्रा पर, जो कैश फॉर वोट, कैश फॉर क्वेश्चन जो कांड था कि पैसे लेकर सवाल पूछने वाला आरोप एक बार फिर से लगा है, और इस बार जो लगा है वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर। तो इस पर बात करेंगे, और साथ ही यह भी बात करेंगे कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के तो लिस्ट ले आई, वो पहली लिस्ट, लेकिन राजस्थान में कहां पेंच फंसा हुआ है जो कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार को लेकर सरगर्मियां तेज। छत्तीसगढ़ में अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नामांकन में हो रहे हैं शामिल, भाजपा की रैली को कर रहे संबोधित। वहीं राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं, तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राजस्थान में रैली। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को किया रद्द। निचली अदालत से दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर बरी। बीजेपी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पैसे लेकर सदन में पूछती हैं सवाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर दी है शिकायत। आरोपों को हालांकि महुआ मोइत्रा ने सिरे से किया खारिज। वियतनाम के हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न। वियतनाम के साथ चर्चाओं में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर हुई बातचीत। आगामी वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। और इजरायल हमास युद्ध के बीच कुछ घंटों के लिए खोली गई गाजा की मिस्र से सटी रिफा क्रॉसिंग। लोगों की निकासी और मानवीय मदद को मिलेगी अनुमति। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, विभिन्न पक्षों को साथ लेकर तैयार की जा रही है व्यवस्था। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा, और ये एजेंडा जो है कि क्या कुछ चल रहा है इजरायल और हमास के बीच, और आतंकवाद पर क्या स्टैंड ले रहे देश। आतंकवादी संगठन हमास पर इजरायल की कार्रवाई जारी। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर से हमास को खत्म करने की बात दोहराई है। इजरायल बिल्कुल इस मामले पर सख्त दिख रहा है कि हमास को खत्म करके ही दम लेगा। इस बीच इजरायल ने गजा वासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह कर दिया है, लेकिन हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नजरअंदाज करने को कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास लोगों को अपना ढाल बनाना चाह रहा है। राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है, ताकि जो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं वो उन इलाकों में जा पाए। इजराइल हमास युद्ध के बीच कुछ घंटे के लिए गजा की मिस्र से सटी रिफा क्रॉसिंग को खोली भी गई, इसी चर्चा के तहत। इस बीच इजराइल हमास युद्ध पर दुनिया भर से आ रही हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं।
कई देश आने लगे हैं खुलकर सामने। इसी क्रम में ईरान ने गजा में इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही तो अमेरिका ने ईरान को चेताया कि वो इस मामले से दूर रहे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आतंकवाद को लेकर क्यों आज भी बटी हुई है दुनिया। अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग पैमाने, अलग अलग रंग दिया जा रहा है आतंकवाद को। हमास आतंकवादियों के ऊपर इजरायली कार्रवाई को क्यों माना जाता है फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई? क्योंकि इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है वो तो आतंकवादी हमास के ऊपर कर रहा है, तो इसे फिलिस्तीन पर कार्रवाई क्यों कहा जाता है? खुद फिलिस्तीन की सरकार ही नहीं दे रही है आतंकवादी संगठन हमास का साथ। फिलिस्तीन की सरकार ने हमास का साथ नहीं दिया है, तो फिर बाकी लोग क्यों दे रहे हैं? आतंकवादियों पर कार्रवाई को क्यों दिया जा रहा है एक धर्म के लोगों के ऊपर कार्रवाई का रंग? ये भी चल रहा है। आप भारत में भी इसे देख सकते हैं और दूसरी जगहों पर भी। धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर क्यों नहीं की जाती है आतंकवाद और आतंकियों की एक स्वर में निंदा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा होगा तो आतंकवाद मिटेगा। इस बीच भारत की ओर से स्वदेश लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों को ऑपरेशन अजेय के तहत सुरक्षित वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को आगाह किया है कि हमास से बदला लेने तक तो ठीक है, लेकिन इजराइल गाजा पट्टी को फिर से कब्जा करने की बड़ी भूल ना करे। तो उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन जाहिर किया है। Good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need, but also good and important conversations about the future and where we hope ultimately together we can bring this in a much more positive way. इस युद्ध के बारे में और क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह, जो सीधे हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं इजराइल से ही और शायद गाजा पट्टी के आसपास से ही, तेल अवीव से जुड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह हमारे साथ। अमृत, सबसे पहले तो ये जो कार्रवाई है इजराइल की, उसके बारे में एक हमें जरूर अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को कि जमीनी कार्रवाई की बात इजरायली सेना कर रही थी, क्या वो अभी तक इस कार्रवाई को शुरू कर पाई है? मैं पहले तो ये बताऊं कि मैं इजराइल गाजा बॉर्डर पे इस वक्त खड़ा हूं, जहां पर इन्होंने बहुत सारे टैंक्स मास कर लिए हैं। गाजा पट्टी के बॉर्डर के साथ हैवी आर्टिलरी फायर हो रही है यहाँ पर। जो आपने सवाल पूछा कि क्या इन्होंने जमीनी कार्रवाई शुरू की है, नहीं, अभी जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं की है। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। अपने टैंक्स लेके या इन्फेंट्री लेके लोकलाइज्ड रेड्स हुई थी। उसका मतलब है कि छोटी यूनिट्स आर्मी की, इजरायली आर्मी की या इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF कहा जाता है इनकी फौज को, वो वहां गई थी। उनका मकसद लोकेट करना था कि हॉस्टेजेस हमास ने कहां रखे हैं और अगर उनको फ्री करके ये वापस ला सकें, पर उसमें इनको ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इन्होंने मैं जैसे कहा कि बॉर्डर के अलोंग पूरे अपना मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात कर दिया है, अपने टैंक्स अमास कर लिए हैं, मैन्योवर्स कर रहे हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमें इजाजत नहीं है इनकी सिक्योरिटी अपरेटिस दिखाने की। हमें कंडीशनल एक्सेस दी जाती है, पर जहां हम खड़े हैं वहां सिर्फ ये इनके फौजी और कुछ मीडिया कर्मी हैं। जो गांव हैं बॉर्डर के इलाके के, जो शहर हैं, उनको खाली करवा लिया गया है, कंप्लीटली खाली करवा लिया गया है। तो इंडिकेशंस ये हैं कि ग्राउंड असॉल्ट की तैयारी है, पर अभी तक हुई नहीं है, हुआ नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इस पर क्या जो दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, दुनिया भर से जो रिएक्शंस हैं, वो क्या बिल्कुल अलग अलग स्वर में दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो भी इसमें आ सकता है, इसमें भाग ले सकता है, जबकि अमेरिका ने ईरान को चेताया है। ये तो ही दो देशों की बात, और भी जो बड़े देश हैं वो इसमें अपने अपने हिसाब से इसको कलर दे रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमृत,
देखिए जी, ये रियलिटी है लालचंद्र के दुनिया खेमों में बटी हुई है। और जब जंग होती है या जियोपॉलिटिक्स होती है तो हर कोई अपने जो उनकी पोजीशंस होती हैं, जो उनके मुफाद होते हैं, उस हिसाब से स्टैंड लेता है। ईरान बिल्कुल खुल के दिख रहा है, हमास के साथ खड़ा हुआ। वहीं कतर, सऊदी, इजिप्ट, ये लोग पहले क्योंकि इनके रिश्ते इजराइल के साथ बेहतर हुए थे पिछले कुछ सालों में, पर अब ये कंडीशनल पोजीशन ले रहे हैं कि इजराइल ये हमास को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को आप एड जाने दीजिए, आप इसको रोकें, फ़लस्तीनियों की मौतें हो रही हैं। तो वो उनकी पोजीशंस हैं, हर एक की अपनी एक पॉलिटिक्स है, उस हिसाब से वो स्टैंड लेता है। तो अमेरिका और वेस्ट इजराइल को तो डिफेंड कर रहा है, पर जैसे अभी आपने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये गलती ना करे कि उस पर कब्जा ही कर लें गाजा पट्टी पे। पर हमास बिल्कुल टेररिस्ट हैं, पैलेस्टीनियंस टेररिस्ट नहीं है। इस तरह की बातें अमेरिकी राष्ट्रपति की कहना, या अमेरिकी विदेश मंत्री का यहाँ दौरा करना और कहना देखें ह्यूमैनिटेरियन एड तो जानी चाहिए और उसको जाने देना चाहिए। तो ये स्वर है, ये कंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं इजराइल को। बेसिकली कह रहे हैं कि आप करें अपनी मिलिट्री कार्रवाई, पर अगर सिविलियन काउंट्स ज्यादा बढ़ते हैं तो इसको हम अब अपने देशों में जस्टिफाई कैसे करेंगे। क्योंकि न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, ब्रसल्स में प्रोटेस्ट हो रही हैं दोनों साइड के, प्रो इजराइल एक अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, तो इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा जरा कि फलस्तीन की जो आधिकारिक सरकार है वहां पर, उसका क्या रुख है, वो क्या कह रही है अमृत, फलस्तीन की सरकार जो अभी वहां पर मौजूदा सरकार है? देखिए, फलस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है गाजा पट्टी जहां पर हमास कंट्रोल करता है, दूसरा है वेस्ट बैंक। वो वहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जिसके प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास। वो एक मॉडरेट धड़ा है। उनके इख्तिलाफात हैं हमास के साथ। हमास गर्म दल है। वो इस तरह की एक्टिविटीज, जब वायलेंट एक्टिविटीज को मानता है कि ये लेजिटिमेट हैं अपनी फ्रीडम पाने के लिए, और अपने आप को वो फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं। तो अब ये है कि पैलेस्टीन की जो सरकार है वो ये कह रही है कि फलस्तीनी जो सिविलियंस हैं गाजा में भी, उनके जानमाल का ख्याल करते हुए ये जंग रुकनी चाहिए जल्द से जल्द। तो उनकी ये पोजीशन है जी। एक बात और जरूर यहां पर आप जोड़ दीजिए कि जो ऑपरेशन अजेय भारत जो चला रहा है अपने उन भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए जो आना चाहते हैं स्वदेश, उसको लेकर के अभी तक के अपडेट क्या है अमृत? देखिए, यहाँ करीब 18,000 भारतीय हैं। मोस्टली आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं। केयर गिवर्स मतलब हेल्थ सेक्टर में हैं, नर्सेज हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये लोग हैं जो ज़्यादातर बड़े शहरों में, जैसे टेल अवीव, जेरूसलम, ऐसे बड़े शहरों में, डेड सी के पास वहाँ रहते हैं। और वो शहर इतना डायरेक्टली अंडर अटैक नहीं है अभी। हमास रॉकेट फायर्स कर रहा है, टेल अवीव में भी रॉकेट्स गिरते हैं, यरूशलेम में भी गिरते हैं, पर आयरन डोम काफ़ी रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर लेता है, तो उसका जो क्षति पहुंचनी बहुत कम है। तो डायरेक्टली इंडियंस को ज़्यादा खतरा है नहीं, पर क्योंकि जब जंग का माहौल होता है तो लोग घबरा जाते हैं। तो उनमें से कुछ लोग जो बीमार हैं या घबरा गए हैं या वैसे ही अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो फ्लाइट्स सस्पेंडेड हैं बहुत सारी जगहों के लिए। बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो इसके चलते भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। उसकी लेटेस्ट ही है कि करीब 1000 के करीब इंडियन को इवैक्यूएट कर लिया गया है। और भारत ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखी है कि जितने लोग जाना चाहें भारत उस पर रजिस्टर करें एम्बेसी के साथ, और भारत सरकार उनको इवैक्यूएट करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमृत। आप जरूर अपना वहां पर युद्ध क्षेत्र में हैं, अपना पूरा ख्याल रखिए और हम आगे भी आपसे जरूर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि बदले राजनीतिक दौर में जब जाति का मुद्दा पार्टियां लपक रही हैं, तो क्या इस राजनीति के तहत अपने जो उनके स्थापित नायक रहे हैं, आदर्श रहे हैं, उसमें भी बहुत उलट पुलट कर रही हैं पार्टियां? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।
हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि पार्टियों ने पोजीशन बदले हैं, नायक भी बदले हैं और आदर्श भी बदल लिए हैं क्या। जाति गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को नीतीश कुमार की जेडीयू ऐतिहासिक घटना मान रही है और पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को देना चाहती है। और इसी के तहत पटना के सड़कों पर नीतीश कुमार को गांधी जी का अवतार तक बता दिया गया और उन्हें दूसरा गांधी बताया गया। तो लेकिन नीतीश कुमार को जब गांधी बताया गया तो आरजेडी ही भड़क गई, सहयोगी पार्टी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा गांधी को अपमानित ना करें। अब तक जाति गणना का भरपूर क्रेडिट लालू यादव ले रहे थे, लेकिन अब गलियों में पोस्टर तो नीतीश के लग गए, तो यह बात आरजेडी को हजम नहीं हो रही है क्या। कांग्रेस भी जितनी आबादी उतना हक का अभियान अलग से चला रही है, तो बिहार में महागठबंधन के अंदर ही प्रतिस्पर्धा है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सबके अपने अपने कार्ड हैं। नीतीश कुमार की भूमिका विपक्षी गठबंधन में अब क्या होगी, ये तो अभी तक तय नहीं हो पाई है। संयोजक बनाने की बात हो रही थी, वो बन नहीं पाए, पीएम कैंडिडेट बन नहीं पाए। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट जारी कर दी और अधिकांश नामों की घोषणा कर दी है। तो अब यह जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस ने गठबंधन के सहयोगी सपा और आप को कोई तरजीह नहीं दी है। तो अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि वो तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन से सीट मांग नहीं रहे हैं, बल्कि दे रहे हैं। यानी उनका इशारा साफ है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। कांग्रेस के लिए अखिलेश कितनी सीट छोड़ेंगे, इसमें तो संदेह है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के खिलाफ सपा कैंडिडेट उतार ही चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा मुस्लिम वोट बैंक में किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहती है, लेकिन किसी को दूसरी पार्टी को जगह भी नहीं देना चाहती है। यह भी एक विडंबना है। जाहिर है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत सपा नेता भारत विभाजन के खलनायक जिन्ना तक को भी हीरो बता रहे हैं। यह सब वोट बैंक के तहत हो रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दोषी जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा है। यह बात कह दी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। रामचरितमानस को गाली देते देते सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब तो जिन्ना को भी क्लीन चिट देने पर उतर आए। तो ऐसे में वोट की सियासत में फंसे विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौती तो आदर्श और नायकों को लेकर भी है, क्योंकि ये जो पोजीशनिंग हुई है इसमें अपने आदर्श और अपने नायकों को ये उलट पुलट कर रहे हैं। सपा जहां जिन्ना को हीरो बना रही है, तो कांग्रेस ने दलित नेता जगजीवन राम के बदले कांशी राम को अब अपना आदर्श मान लिया है। कांशी राम, यूपी कांग्रेस पूरे राज्य में बसपा के संस्थापक कांशी राम के नाम पर रथ यात्रा निकालकर दलित समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सामाजिक समीकरण साध कर वोट बैंक की राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी का भी जेपी के प्रति, जयप्रकाश के प्रति प्रेम जग गया है, लोकनायक जयप्रकाश के प्रति। लेकिन बिहार में जेडीयू की कर्पूरी चर्चा, ये एक अलग सियासत है। पूरे बिहार में जेडीयू कर्पूरी जी के आदर्श पर चर्चा करा रही है। जेडीयू ने लालू यादव के चरित्र और आदर्श को सामने रखने के बजाय कर्पूरी ठाकर को सामाजिक न्याय का अगुवा बना लिया है। तो जाहिर है कि विपक्षी इंडी अलायंस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जाति गणना का मुद्दा दूसरे दलों से छीनने की कोशिश कर रही है और जाति कार्ड की राजनीति के तहत कई पार्टियां अपने पहले के नायकों और आदर्शों को छुपा रही हैं, लेकिन ये तो पब्लिक है जो सब जानती है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा ने करवाया था। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था।
तो ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं पार्टियों के, देखिए किस तरह से पोजीशन बदला जा रहा है। पता नहीं 2024 के चुनाव के पहले और क्या क्या सुनने को मिल जाए। चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में निखत अब्बास, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखत। और साथ में विजय कौशिक जी, जो राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक भी। बहुत बहुत स्वागत आपका विजय जी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, बड़ा कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ तहस नहस होता हुआ दिख रहा है। किसके क्या नायक रहे हैं, किसके क्या आदर्श रहे हैं, किसके क्या मुद्दे रहे हैं, छीना झपटी चल रही है आपस में और सब कुछ तहस नहस होता दिख रहा है। 2024 का चुनाव होते होते और क्या क्या देखना सुनना पड़ेगा विनोद जी? लाल जी, जब आप अपनी रिपोर्ट पर रहे थे तो इसको पॉलिटिक्स में, आप सियासत में इसको एक शिफ्टिंग कह सकते हैं। और उस शिफ्टिंग में आप देखिए कि ये भी पार्टी के आदर्श और नायकों रहे हैं, जिनको लेके वो मतदाताओं के बीच में जाते रहे हैं, वो कम से कम मिशन 2024 के आते आते वो देखिए कि वो अपने नायक और अपने आदर्श भी बदल रहे हैं। ये जो एक मजबूरी है उसको आप इस रूप में देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और जब वो पब्लिक मीटिंग में कहते हैं और जिन्ना को एक आदर्श बताते हुए कहते हैं कि जिन्ना के कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और इसके लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार है, तो आप सब समझ सकते हैं कि वो जिन्ना को एक खलनायक के बदले में उस सभा में, उस जगह में और यूपी में वो एक तरह से उसको नायक बता रहे हैं। दूसरी बात कि जब आप देखते हैं कि आज बिहार में आप देखिए जाति गणना के बाद किस तरह से एक होड़ मची है इसको क्रेडिट लेने के लिए, तो नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए पटना में और नीतीश कुमार को एक दूसरा गांधी बताया गया। आप कह सकते हैं कि गांधी के अवतार के रूप में नीतीश कुमार को बिहार में लाया गया, क्योंकि चंपारण से ही गांधी जी बिहार से ही शुरुआत की थी अपनी सत्याग्रह आंदोलन को, और उसके बाद देश में, दुनिया में वो जाने गए थे। तो नीतीश कुमार की एक तरह से रिलॉन्चिंग है दूसरा गांधी के बारे में लेके, और ये आप कह सकते हैं कि अवतार है। तो आरजेडी ने कम से कम इसका तुरंत विरोध किया और आरजेडी ने कहा कि गांधी कभी हजारों साल के बाद पैदा लेते हैं, नीतीश कुमार को गांधी कहना गांधी का अपमान है जी। तो ये एक तरह से जो ये आदर्शों को लेके, नायकों को लेके जो छीना झपटी का अभी जो जोड़ चला है लाल जी, ये सियासी जो शिफ्टिंग हो रही है अपने नहीं तो आप देखिए कि अभी तक कांग्रेस की जो परंपरा रही है, बाबू जगजीवन राम को उन्होंने अपने हरिजन के नेता के रूप में, दलित के नेता के रूप में उनको एक स्थापित करने की कोशिश की है। मीरा कुमार अभी भी उनके पार्टी के कद्दावर लीडर हैं। लेकिन आज यूपी में क्या हो रहा है कि कांसीराम सद्भावना की यात्रा कांग्रेस पार्टी यूनिट निकाल रही है, और वो दलित समाज के बीच में कांसीराम के आदर्श को सामने में रखने के साथ साथ वो एक बात की चर्चा, कभी भी नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, तीन जो प्राइम मिनिस्टर हुए यूपी से, उनकी चर्चा वो नहीं करते हैं, सिर्फ कांसीराम की चर्चा करते हैं। तो आप उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। कब से जेपी जो अखिलेश यादव के आदर्श हो गए कि दीवाल फांद के उनको जेपी के माल्यार्पण करना पड़ा उनकी मूर्ति को, इसकी भी आप एक झलक देख सकते हैं। तो बिहार में जो एक तरह की ये हुई है कि सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा अगुवा बनने की कोशिश में और कवायद में लालू यादव रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, उनको उस जगह से खारिज करते हुए जेडीयू ने बड़ी चालाकी से कर्पूरी ठाकुर को सामने लाया है, और उन्होंने ये बताया है कि ये सामाजिक न्याय के सबसे अगर पुरोधा कोई है तो कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मुंगेरी लाल के कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने साहस किया था, उसको बिहार के विधानसभा से पास कराया था, और पिछड़ा और अति पिछड़ा और साथ में गरीब तबके के जो गरीब लोग थे सामान्य वर्ग से, उनको भी बिहार में आरक्षण देने की शुरुआत की थी, पहली उनकी शुरुआत थी। तो ये एक तरह से जो ये नायकों को लेके और जिस तरह से आदर्शों को लेके जो एक छीना झपटी है, उसके बीच में आप कह सकते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन का अपना एक बना हुआ है कुनबा, उस कुनबे में अभी ये लड़ाई तो जारी है कि जब तक कोई कन्वेनर के रूप में और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में कोई सामने में नहीं आते हैं, तो यहाँ हर कोई उम्मीदवार है। लालचंद जी बिल्कुल। और इस चक्कर में विनोद जी हम देख रहे हैं कि जेडीयू जो है वो महात्मा गांधी बना रही है नीतीश कुमार को, कांग्रेस पार्टी जो है वो कांशीराम जी के नाम पर रथ यात्रा निकाल रही है, समाजवादी पार्टी को कभी जिन्ना याद आ रहे हैं तो कभी जयप्रकाश नारायण याद आ रहे हैं। ये जो उलट पुलट हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के, नायकों को लेकर के अफरा तफरी की बात सामने आ रही है क्या पार्टियों के बीच में? इसको आप अफरा तफरी ही कह सकते हैं कि अगर अफरा तफरी नहीं है तो कांग्रेस के 70 साल में जो पोजीशन राहुल गांधी ने आज ली है कि जितनी आबादी उतना हक, शायद कांग्रेस के किसी लीडर ने अब तक नहीं ली होगी। तो ये राहुल गांधी की क्या मजबूरी थी कि जाति गणना बिहार से आने के साथ ही राहुल गांधी ने इसको अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, खास करके महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद।
तो उसके बाद उनको लगा कि अभी इस देश में मोदी सरकार के खिलाफ में जो विकास के एजेंडा है उसके सामने में लाने के बजाय तो वो साथ साथ में इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे तो शायद इस देश में जो एक हिंदू जनमानस की बात बनी है और उसमें जो विकास के साथ साथ में बीजेपी के साथ में खास करके मोदी के साथ में पीएम मोदी के साथ में जो एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का भी पीछे दिख रहा है, तो उनको लग रहा है कि हम शायद इसमें सेंध लगा सकते हैं। तो ये जुगाड़ की सियासत है लाल जी, आप इसको कह सकते हैं। और जुगाड़ की सियासत राजनीति में बहुत चलता नहीं है। और अगर इस बात की कोशिश अगर राहुल गांधी ने किया है तो आप कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में उन पे लोगों की नजर होगी कि जितनी आबादी उनका उतना हक में वो किस तरह से अभी सीटों का बंटवारा करते हैं, कैंडिडेट को सामने में लाते हैं। तो ये बात अभी देखने की बात होगी। बिल्कुल, ये देखना होगा। मैं लौटता हूँ आपके पास और निखात अब्बास भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। निखात, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले ज़रा विजय जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। विजय जी, ये हो क्या रहा है? महात्मा गांधी को जो है वो जनता दल यूनाइटेड जो है जेडीयू आपकी सहयोगी, वो नीतीश जी को महात्मा गांधी बना रहे हैं। आप कांशी राम जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि मतलब क्या हम कुछ गलत देख रहे हैं या ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हम देख रहे हैं या ये उल्टा पुल्टा हो रहा है? विजय जी, क्या तलाशने की कोशिश हो रही है? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि महापुरुष सभी के होते हैं। अच्छा। किसी एक पार्टी या किसी एक समुदाय के विशेष के जो है वो बंधक नहीं होते। ठीक है। जैसे आप वल्लभ भाई पटेल जी का देखें, हाँ, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर आज राजनीति कर रही है। तो अब आप उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगाएंगे कि हमारे नायक ले लेते हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, नायक तो नायक ही रहते हैं। हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी किसी नायक को ज्यादा तवज्जो देती है तो जनता कांग्रेस के नायक समझती है, अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के नायकों को वही सम्मान दिया है जो उन्हें देना चाहिए। जहां तक समाज सुधारकों की बात है तो काशी राम जी भी समाज सुधारक हैं। उन्होंने भी समाज की कुर्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जिस तरह से हमारे देश में, हमारे देश के संविधान निर्माता उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की तरह जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं जी, हमने सभी का मान सम्मान किया। और हम तो कहते हैं भाई, जिसको हमारे जो महापुरुष हैं हमसे लेने हो, हम देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी नीतियों पर चले। और भाजपा तो, हम तो कहते हैं भाजपा से कि आइए, चलिए गांधी जी के आदर्शों पर चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्शों पर चलिए। आप हमारी नेता जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदर्शों पर चलिए। तो महापुरुष तो सभी के हैं, इसलिए अटल बिहारी जी ने भी इंदिरा गांधी जी की तारीफ की थी अपने समय में, खोल करके की थी। राजनीति का दौर बेशक गंदा हो गया हो, लेकिन ये हमेशा से होता रहा है। और इसमें ठीक है, आपकी आवाज कहीं न कहीं बाधित है। मैं लौटूंगा आपके पास फिर से। इस बीच आपने जो सवाल उठाए उस पर निखत की प्रतिक्रिया। निखत, ये देखिए, जो मुद्दों को लेकर के, नायकों को लेकर, ये जो उस तरफ में विपक्षी इंडी गठबंधन में जो छीना झपटी चल रही है, तो इसमें आपके मुद्दे क्या हैं इन सब के बीच और आपके नायक कौन कौन है? सॉरी लाल भाई, मोदी जी के विकास का भय देखिए। कि आज जो जानी दुश्मन हुआ करते थे वो चुनावी रात्रि तो एक साथ एक दूसरे को बांध ही रहे हैं। और जो खलनायक है पार्टियों में, आज वो नायक बदल बदल के खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था। मैं तो लगातार कह रही हूँ कि आप इतना डर गए हैं, विपक्ष इतना डर गया है भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करा है भारत की जनता के लिए, कि आज ये सब एक साथ खड़े हो गए। और खुले तौर पर हमारी विचारधारा तो नहीं मिलती, पर क्योंकि हमें मोदी को हराना है, क्योंकि हम मोदी हराओ प्रतियोगिता लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए हमारा एक साथ आना जरूरी है। बहरहाल बात यहाँ पर लाल भाई स्पष्ट है कि लगातार जिन पार्टियों ने एक दूसरे का विरोध करा और एक दूसरे का विरोध करते करते भारत का भी विरोध करा, भारत की जनता का विरोध करा, भारत के विकास का विरोध करा, ओबीसी एससी एसटी वर्ग का विरोध करा, महिला सशक्तिकरण का विरोध करा, गरीबों का विरोध करा, आज वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए इसलिए खड़े क्योंकि इनके पास कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने छोड़ा नहीं है। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब हम इन लोगों की विचारधारा अलग-अलग समझ ले कि क्या है। इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी प्रकार मोदी जी को हराकर जो भ्रष्टाचार आज नहीं हो रहा, वो कल से भ्रष्टाचार शुरू कर अपनी जेबें भरनी। और यही कारण है ये सारे एक साथ हैं।
नहीं तो आज मैं इनसे पूछती हूँ, ना इनकी नीति है, ना नीयत है, ना ही एक नेता है। हमें बता दीजिए, क्योंकि आपने हमारे जो है सिद्धांतों के बारे में बात करी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बात करी। हम तो कहते हैं हमारे तो एक ही हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे नेता, हमारे सभी का टंडा यही कह रहे हैं, ये कि सभी जो पार्टनर्स है वो यही कहते हैं। इनके तो पार्टनर्स को भी नहीं पता। जैसे आपने नीतीश बाबू का समय लिया और उनकी बारे में चर्चा करी, अरे वो तो खुद जाते हैं रैलियों में और अपने कार्यकर्ता उससे बुलवाते हैं कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो। लगातार ममता बनर्जी जी कैसे भाग रही है, दौड़ लगा रही है, खेला होबे कर रही है कि प्रधानमंत्री तो भैया मैं ही बनूंगी। केजरीवाल जी अपनी वहां पर गोटी खेलने में लगे हुए हैं। लगातार विपक्ष के नेता ना अपनी नीति और ना ही नेता बना पा रहे। तो मुझे लगता है ये जाहिर सी बात है, सिद्धांतों को अलग रख के, विचारधारा को अलग करके आज खलनायक नायकों के पीछे भाग रही है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारत की जनता ने इनको देखा है, इनके भ्रष्टाचार को देखा, इनके पापी जो कालखंड है उसको भी देखा है। लौटता हूं निखत। विजय जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे। विजय जी काउंटर कीजिएगा, काउंटर तो कीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा, नायकों की तलाश वहां जिन्ना तक पहुंच चुकी है। कह रहे हैं जिन्ना ने देश नहीं बंटवाया, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, बल्कि कह रहे हैं हिंदू महासभा ने बंटवा दिया। मतलब नायकों को तलाशते तलाशते वहां तक पहुंच रही है पार्टियां। देखिए, नायकों को तलाशते तलाशते तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वो जिन्ना जी की मजार तक जा पहुंचे थे, तो उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि जो अभी भाजपा नेत्री बार बार कह रही हैं कि मोदी जी के खिलाफ सब एकजुट हो गए। अरे भाई, मोदी जी को किससे डर था जो 38 दलों के साथ गठबंधन कर लिया। तब तक तो भाजपा कहती थी एक अकेला मोदी सब पर भारी। आज उनको भी लग गई गठबंधन की बीमारी और उनमें से भी 2 दल तो इन्हें छोड़कर भाग गए। गठबंधन होने के बाद, विधिवत रूप से गठबंधन होने के बाद तलाक भी हो गया। हमारा तो अभी गठबंधन फाइनल स्टेज में पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमने लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन किया है और जब तक सीट शेयरिंग का फैसला ना हो जाए तब तक आप अधूरा ही मानिए। लेकिन इनका तो फाइनल होकर भी इन्हें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो मोदी जी को लेकर इनका कहना, लेकिन इनका वाला अभी भी इनका परिवार आप वाले से ज्यादा बड़ा है, ये क्लेम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सत्ताधारी दल है, ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकारें गिरा सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दलों को डराकर अपने साथ खड़े नहीं कर सकते क्या? ठीक है। भाजपा तो किसी भी हद तक गिरी हुई है। लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ निखत, छोटा सा काउंटर, उसके बाद विनोद जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ हमारे एनडीए की घटक दलों के साथ साथ भारत की जनता खड़ी है। क्या कौशिक भाई को ये बात समझ नहीं आएगी, पर इन्होंने अपनी बात पे कांग्रेस के साथ भारत की जनता नहीं है क्या? अब इनको बोलने नहीं होती। लाल भाई ने बोलिए, बीच में ना बोल। कौशिक भाई, आप ही ने अपनी बात पे अपना ही भांडा फोड़ दिया और जनता के सामने आप खुद ही एक्सपोज हो गए, क्योंकि आपने तो कह दिया कि हमारा तो गठबंधन अभी तो कंफर्म ही नहीं है, अभी तो सीट शेयरिंग होगी तो पता चलेगा। वही तो मैं भी कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ में छाती पीट कर अरविंद केजरीवाल जी महासभा में ये कहते थे, अरे यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम देखो, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखो, क्या बंटाधार है, अगर बेहतर बनाना है तो दिल्ली में आकर देखो। जाहिर सी बात है, आप सीट शेयरिंग कहाँ करेंगे? वहां के लिए अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं तो सीट दूंगा ही नहीं, हम तो सारी सीटों पर अकेले लड़ने वाले। और जाहिर सी बात है कैसे दे दे, क्योंकि कांग्रेस की एक तो सीट आई थी पिछली बार, तो कैसे लड़ लीजिएगा? वहाँ आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ी रहे। बिहार में क्या हाल हो रहा है, साउथ में आपके पास घटक दल है नहीं, वहाँ कश्मीर में आप लड़ नहीं पाएंगे, नॉर्थ में लड़ नहीं पाएंगे। मैं तो जानना चाहती हूँ सीट शेयरिंग आपकी होगी क्या नहीं होगी? ये जो कारण है, लौटता हूँ और विजय जी का भी काउंटर लूंगा, लेकिन पहले विनोद जी के पास। ठीक, विनोद जी, ये नायकों की तलाश करते करते जिन्ना तक पहुंच गई हमारे देश की पार्टियां, और आपस में तालमेल अगर आप देखें तो कहीं भी ये 5 राज्यों के जैसे चुनाव हो रहे हैं, देखिए कहीं विपक्षी पार्टियों के बीच कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन रस्साकशी जरूर दिखाई पड़ रही है। तो एकता के बजाय ये तो ऐसा लगता है कि मुद्दों और नायकों को लेकर बिल्कुल बिखरते ही जा रहे हैं, ये पार्टियां बिखरती ही जा रही हैं। देखिए लाल जी, उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी 3 उनके इंडिया गठबंधन के जो बनी थी इनका, और उसके बाद उनके 3 बैठकें हो चुकी है। और 3 बैठक होने के बाद जो उनका असली मुद्दा था सीट शेयरिंग को लेके और कन्वेनर को लेके, वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब 5 राज्यों के चुनाव आ गए तो सीट शेयरिंग का मामला इनका वैसे ही रफा दफा हो गया। वो पता नहीं चला कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या बनेगा। और जाहिर सी बात है, आपने देखा कि अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी को उतार दिया है कांग्रेस के खिलाफ में एमपी में, और इस तरह से राजस्थान में भी वो लिस्ट जारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। ये तो उनका मामला है गठबंधन का। आम आदमी पार्टी ने पहले भी अपनी लिस्ट जारी की हुई है। लेकिन जो बात विजय जी कह रहे थे वो समझने की जरूरत है। समझने की इसलिए जरूरत है कि जो महानायक की बात कह रहे थे कि सारे महानायक पूरे देश के होते हैं, तो उनको पहले ही जो उदाहरण दे रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का,
तो पटेल की जो एक शख्सियत थी, उनकी एक पहचान थी, 600 प्रिंसिपल स्टेट को भारत में मिलाने वाला और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र का गौरव दिलाने वाला, आप उस पटेल के नामो निशान कहीं नहीं रहने दिए थे। ये मोदी सरकार है जो कम से कम पटेल के उस व्यक्तित्व को, उस पटेल के उस चरित्र को और पटेल के उस ऐतिहासिक जो उनका अपना एक कलेवर रहा है उसको देश और दुनिया के सामने में लाया है। ये आपको सीख लेनी चाहिए, हमें भी सीख लेनी चाहिए। सिर्फ एक परिवार का नाम से पूरे देश में पोस्टर और पम्पलेट नहीं बने थे, नाम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से नहीं बने थे, पुल और शहरों के नाम नहीं बने थे। उसमें परिवार से आगे भी का कंट्रीब्यूशन था लोगों का। उसको कम से कम आजादी के अमृत काल में उसकी लिस्ट देख सकते हैं कि उसमें महानायकों को पीएम मोदी ने लाया। बिल्कुल, छोटे बड़े सभी का कंट्रीब्यूशन जिसका भी रहा है उसको ये 75 साल की इस आजादी के दिवस में वो सामने आए हैं और महानायक को हमने देखा है। रही बात वो जो बात वो कर रहे थे, तो कम से कम ये देखिए कि आखिर हो क्या रहा है। ये विचारधारा को लेके, आदर्श को लेके जो इनका जो अभी ये कह सकते हैं कि ये कंफ्यूजिंग जो स्टेट में बने पड़े हैं सारे, कि आप अगर वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पिछले 4-6 महीने से लगातार रामचरितमानस के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, उसको एक तरह से वो गाली देते रहे हैं, सनातन परंपरा को गाली देते रहे, कांग्रेस की तरफ से या बाकी समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर ने उसके खिलाफ में कोई एक शब्द नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है कि वो एक इतिहास लेके फिर से आए हैं। जब वो जिन्ना को हीरो बताते हैं और वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण हिंदू महासभा है, तो चाहे वो अपने अपने इतिहास को लेके जब वो जा रहे हैं तो वो वहां पे एक वोट बैंक जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस वोट बैंक जोड़ने के साथ साथ उनको समझना चाहिए कि जनता के बीच में आप जिस भ्रम को ले जा रहे हैं उस इतिहास को लोगों ने नकार दिया है। लोगों के सामने में सच है और वो इस बात को जान रही है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भारत पाकिस्तान विभाजन, इंडिया के विभाजन में के सूत्रधार कौन थे और उसका फायदा किसे मिला था, ये भी बात लोग जानते हैं। विजय जी, आप कुछ काउंटर देना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वल्लभ भाई पटेल जी ने कभी नहीं चाहा होगा कि उनकी मूर्ति जो है चाइना बनाए। अच्छा, तो स्वदेशी की बात करने वाली पार्टी किस तरीके से हमारे देश के भी नहीं चाहा होगा, अम्बेडकर जी ने भी नहीं चाहा होगा कि उनके नाम को कुछ भी किस तरह से देश को कर्जदार कर रही है, किस तरह से चाइना के हाथों की, अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन रही है, किस तरह से इजराइल के ऐसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री की अलग स्टेटमेंट आती है, विदेश विभाग की अलग स्टेटमेंट आती है, पूरा देश जान और समझ रहा है। जहाँ तक ये बंटवारे के आरोप की बात है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो बंटवारा अधूरा बंटवारा हो वो बंटवारा माना ही नहीं जा सकता। कि भाई जब देखा जाए तो इस बंटवारे के लिए हिंदू महासभा और जिन्ना जैसे लोग ही जिम्मेवार थे, दोनों बराबर। आपने दोनों को लपेट लिया, ठीक है। उन्होंने जिन्ना को क्लीन चिट देके हिंदू महासभा की बात की, आपने दोनों क्लीन चिट देने से क्या होगा? क्लीन चिट देने से क्या होगा? इतिहास तो नहीं बदल जाएगा ना, जो इतिहास में लिखा हुआ। आपका छोटा सा काउंटर बताएं। अब सुनिए ना, अब इसमें होना भी ये चाहिए था कि जब बंटवारा हो गया तो सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते, लेकिन वो गए नहीं, तो ये बंटवारा कभी हुआ ही नहीं सही मायने में। तो ये देखिए अलग रुख ले रहे हैं, एकदम जो बात अम्बेडकर कह रहे थे वो वाला रुख अब विजय जी ले रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने वो रुख नहीं लिया था। अब विजय जी वो वाला रुख ले रहे हैं, ठीक है। निखत, आप छोटा सा काउंटर कीजिए। लाल भाई, जो कौशिक भाई ने क्या है कहा है, क्या हम उसको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मान ले कांग्रेस पार्टी की कि ये लोग तो बंटवारे को मानते नहीं, लेकिन विजय जी कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो ऑफिशियल से अलग होता है। वो ऐसा लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान परस्त बातें कांग्रेस की घटक दल कांग्रेस पार्टी करती आई है। किस प्रकार इन्होंने अच्छी बात बोलते हैं विजय कौशिक जी, ये बात तो है। ये हमने देखा किस प्रकार भारत की सेना का, भारत की जनता का मजाक उड़ाया जाता है और आतंकी संगठनों का समर्थन होता है, ये हम सब ने देखा है। कोई नई बात नहीं है। आज समय समाप्त हो रहा है, समर्थन देना सबने देखा। हम चर्चा को आगे भी करते रहेंगे। लाल जी, मैं एक करेक्शन कर दूं इसमें, कर दीजिए जल्दी से। अभी जो विजय जी एक कंफ्यूजन फैला रहे थे कि इजराइल और हमास के का जो भी जंग चल रहा है, उस पर उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट और विदेश विभाग के स्टेटमेंट का बात कर रहे थे, वो कंफ्यूजन ना फैलाए। पीएम मोदी ने कभी भी फिलिस्तीन को लेके बात नहीं किया, उन्होंने आतंकी संगठन की बात कही है। कि दुनिया में कोई भी आतंकी संगठन है और कोई भी उसका दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिलिस्तीन, वो दोनों चीज अलग अलग, आप इसको समझिए। और भारत सरकार का स्टैंड वही है जो फिलिस्तीन के बारे में रहा है। इस चर्चा को समझिए, इस चर्चा को फिलहाल यही पहले और तब चर्चा में इसको लाइए। शुक्रिया विनोद जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। निखत आपका भी और विजय कौशिक जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन,
भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा और एक जगह उन्होंने 2 बार ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं। आज तक उसका पता नहीं, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन मोदी साहब एक पैसा भी इसको नहीं दिए। सच है नहीं? क्या जोशी साहब सच है? एक पैसा भी नहीं दिए, लेकिन वो बात बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन सबको आप मदद करना चाहिए। दूसरी चीज, और एक चीज मैं कहूंगा कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है, यहां पर ये वीरों के लिए, ये वीरों की भूमि है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है और गरीबों को बचाने वाली ये राजस्थान भूमि है। पहले तो सिर्फ राजे महाराजों के हाथ में था, जमीन उनके पास, पैसा उनके पास, सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुधारना कानून आया, गरीबों के लिए कल्याण के बहुत से योजनाएं आई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए, उनके हकूक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लड़ा। सीधा प्रसारण देख रहे थे राजस्थान के बारां से, जहां पर कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर जो है वो टीएमसी सांसद पर लगे एक बड़े आरोप से जुड़ी खबर है कि बीजेपी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा पैसे लेकर सदन में पूछती हैं वो सवाल। लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप है पैसे लेकर। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखकर
शिकायत दी है। निशिकांत दुबे का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से करीब 50 तो ऐसे सवाल पूछे जो कि सुरक्षा से जुड़े हुए थे, और यह भी कहा कि लोकसभा में प्रश्न पूछने के बदले एक व्यवसायी से धन जुटाने और दूसरे व्यावसायिक समूह में निशाना बनाने का प्रयास किया है। निशिकांत दुबे का यह आरोप है। मुंबई के जिस बिजनेसमैन से पैसे लेकर महुआ ने लोकसभा में सरकार से सवाल किए थे, उसी बिजनेसमैन ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिए हैं। यह निशिकांत दुबे का आरोप है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे शिकायती पत्र में बीजेपी सांसद ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की मांग की है, और यह भी कहा है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक के लिए महुआ को सांसद के पद से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। यह निशिकांत दुबे ने मांग की है लोकसभा के अध्यक्ष से, लेकिन आरोपों को महुआ मोइत्रा ने सिरे से खारिज किया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से निशिकांत दुबे के खिलाफ ही जांच की मांग कर दी है। तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे एक सम्मानित सांसद हैं, वे तथ्यों के साथ खड़े होते हैं, संसद में उनकी विश्वसनीयता है, अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है, और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं, और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के आरोपों के जवाब में सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि फर्जी डिग्री धारकों और अन्य भाजपा दिग्गजों के खिलाफ विशेषाधिकारों के कई उल्लंघन लंबित हैं। ये जवाब दिया महुआ मोइत्रा ने। अध्यक्ष द्वारा उन पर कार्यवाही समाप्त करने के बाद मेरे विरुद्ध किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है। मेरे दरवाजे पर आने से पहले अडानी कोयला घोटाले में ईडी और अन्य द्वारा एफआईआर दर्ज करने का भी मैं इंतजार कर रही हूं। पलटवार कर दिया, उल्टा आरोप लगा दिया। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, निशिकांत दुबे ने जो शिकायत दी है लोकसभा अध्यक्ष को, वो दावा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल उनके पास उनके आरोप पुख्ता हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा इनकार कर रही हैं, खारिज कर रही हैं। क्या लगता है कि ये पूरा क्या फिर से एक बार वो जो कैश कांड था, पैसे लेकर सवाल पूछने वाला, उसकी याद दिला रहा है हमें? देखिए, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, उन्होंने पत्र में जिक्र भी किया कि इस तरह का एक मामला जब आया था 2005 में, तब 11 सांसदों की सदस्यता गई थी, उन पर यह आरोप था, दोषी वो सिद्ध हुए थे कि पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछे थे। और इसमें एक बड़े बिजनेसमैन जो दुबई में जिनका कारोबार है, मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है, उनके हवाले से जिस तरह से ये बात सामने आई, और एक वकील ने पूरी बात तथ्यों के साथ सामने रखी है, रिसर्च पेपर सामने आया है, ईमेल सामने आया है, तो दरअसल कड़ी एक दूसरे से जोड़ते हुए ये आरोप लगाया है निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए, समिति बननी चाहिए, और तब तक जब तक जांच पूरी न हो निलंबित किया जाना चाहिए महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से। एक अपडेट है यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा लालचंद्र, कि एक और पत्र लिखा है निशिकांत दुबे ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ राजीव चंद्रशेखर को, कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के से कोताही बरतने का मामला है, किस तरह से एक लॉगिन क्रेडेंशियल को साझा किया गया है, आरोप लगाया गया है, और वहां पर भी पत्र लिखकर जांच की मांग की है। चूंकि हम जानते हैं संचार मंत्री हैं, और अगर आप लॉगिन की बात करें या फिर जो एक डाटा सुरक्षा की बात होती है, तो वो उसको लेकर भी एक पत्र आपसे थोड़ी देर पहले सामने आया है, जो निशिकांत दुबे ने केंद्रीय संचार मंत्री को लिखा है। ठीक, शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावी रंग की। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड।
गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावी हालात की। चुनावी बिगुल बजते ही 5 राज्यों में राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और जनता के अपने मुद्दे हैं, लेकिन सियासी नेता कुछ मुद्दे तो अपनी तरफ से भी दे रहे हैं क्योंकि वो उनको सूट करता है वो मुद्दा। तो लंबे इंतजार और मंथन के बाद इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की एक लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन राजस्थान का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। आज कांग्रेस ने मिजोरम की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन राजस्थान अभी भी इंतजार कर रहा है। तो चुनाव आते ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वादों की बौछार कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने। वहीं मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी ने कर्नाटक मॉडल के अनुरूप 7 फ्री वाली गारंटी दे दी है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले रामायण सीरियल के हनुमान विक्रम मस्ताल को उतार दिया है। तो बीजेपी ने आरोप लगाया, कहा तमिलनाडु और कर्नाटक में तो कांग्रेस सनातन धर्म को मिटाने की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में रामायण के पात्र को ढूंढ रही है। उधर तेलंगाना में बीआरएस ने घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस के फ्रीबी को मात देने की कोशिश की है। 400 रुपए का सिलेंडर तो महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना देने का भी वादा कर दिया। तो कांग्रेस के लिए राजस्थान का पेंच अभी लगता है सुलझ नहीं पाया। कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी होगी। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारकर लड़ाई को इस बीच दिलचस्प बना दिया है। तो सवाल अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का भी बना हुआ है। अशोक गहलोत सरकार की नाकामी के खिलाफ अभियान चलाने वाले पायलट क्या सीटों के बंटवारे में खामोश रहेंगे या अपने लोगों को टिकट दिलवाएंगे? राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर आधी आबादी को कम ही तरजीह मिल रही है। अब मध्य प्रदेश की बात लीजिए, अब तक सिर्फ 4 महिलाओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां कांग्रेस जाती है वहां पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार की चेन बन जाती है। देश की जनता अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार को और नहीं झेल सकती। इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डरकर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। अमित शाह ने आरोप लगाए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड हमेशा अच्छे शासन और विकास का रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के पास राज्य के विकास के लिए दृष्टिकोण एवं संकल्पना है। Congress party always has a good record for governance and for development. If you look at our state governments, each one of them has
a vision, a concept of how to develop the state. अजीत द्विवेदी जुड़ गए हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से। अजीत, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि उधर दक्षिण में तो आपको सनातन नहीं सुहाता, ख़त्म करने की बात करते हैं, और यहाँ ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, रामायण सीरियल के किरदार को उतारते हैं। ये मुद्दा लगता है इस बार मध्य प्रदेश में बनने वाला है बाकी मुद्दों के साथ साथ। बिल्कुल लालचंद जी, देखिए ये मुद्दा है, और ये मुद्दा कुछ दिन पहले काफ़ी गर्म था जब यहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए थे। उस समय पूरे भोपाल को जो है वो हनुमान में कर दिया गया था, यानी कि जगह जगह हनुमान जी की फोटो लगाई गई थी, वहाँ पर गदाएं लगाई गई थी। जबलपुर में जब सभा हुई थी कांग्रेस की तो वहाँ पर भी इस तरीके से वहाँ पर तमाम चौक चौराहों पर जो है हनुमान जी की जो है फोटो और तमाम चीज़ें लगाई गई थी। तो देखिए सनातन का जब ये मुद्दा उठा था और जब सनातन को खत्म करने की जब बात वहाँ पर साउथ में की गई थी, तो उसको लेकर जब बयान भी जब जारी हुए और जब सवाल पूछा गया तो कमलनाथ भी उस समय कुछ नहीं बोले, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। हालांकि देखिए अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं कमलनाथ, अपने आप को राम भक्त बताते हैं, और लगातार इस चीज़ को लेकर वो आगे चलते हैं। हालांकि देखिए दिग्विजय सिंह इसके उलट रहते हैं, वो हमेशा जो है इसके उलट बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एक विशेष वोट बैंक है उसको साधा जाए, उसको किस तरीके से मैसेज दिया जाए कि हम जो है आपके साथ हैं, हम साथ नहीं। यदि कमलनाथ जो है इस समय सॉफ्ट हिंदुत्व कहे या फिर ज्यादा आगे बढ़ के 2 कदम उसकी राजनीति वो कर रहे हैं, दोनों तरफ खेलने की कोशिश हो रही है। हनुमान की एंट्री हो गई है और बुधनी से जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जो है विक्रम मस्तल जो कि टीवी कलाकार हैं और हनुमान का रोल उन्होंने किया है, उनको उतारा गया है, जो कि बिल्कुल नया नाम है वहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं इसको कोशिश की जा रही है कि चुनाव में कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि हनुमान का किरदार जिसने निभाया है उसको जो सीएम है वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, उनके सामने खड़ा किया जाएगा और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। ये देखिए ये तो हनुमान से मुकाबला कर रहे हैं। और ये बड़ा फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। हम आगे इस पर बात करते रहेंगे वहाँ के चुनावी हालात पर, अभी वक्त की कमी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।